नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जैसे जैसे जहां खोदो वहीं पे कुछ दुर्गंध आती है। एक सिस्टम है जिसमें सब लोग अपने चक्कर में लगे हुए हैं, सरकार अपने चक्कर में लगी हुई है, नेता अपने चक्कर में लगे हुए हैं, अधिकारी अपने चक्कर में लगे हुए हैं और इन लोगों के चक्करों में देश चक्कर में पड़ गया। और देश में भी जो लुटियंस दिल्ली है, जो अमीर लोग हैं, जो हिंदुस्तान का एलीट है, पूंजीपति है, ये सब जो कर रहे हैं इस देश के साथ में, बार बार दोहराता हूँ, उन्होंने अब इस देश के बैंकों को कंगाल बनाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हमारे देश के बैंक और हमारा बैंकिंग सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है और उस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। और ये संकट ऐसा संकट है जिसको इस देश का गरीब अब अपने खून पसीने से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज हम एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम को किस कदर इस देश के बड़े लोगों ने, इस देश के वीआईपी लोगों ने, इस देश के अमीरों ने, नेताओं ने, उद्योगपतियों ने बीमार सा बना दिया है। बीमार सा कह रहा हूँ, बीमार होने में समय है। और ये वीडियो इसीलिए आया है कि अगर हो सके सिस्टम को तो बीमार होने से बचा लिया जाए। क्या हुआ है कि आज एक बहुत छोटी सी खबर आई है। देखने में खबर एक छोटी सी, नन्ही सी, मामूली लगती है, लेकिन ये खबर इस देश के भविष्य को लेकर कुछ बहुत बड़ा इंडिकेटर है। खबर आई है कि बैंकों ने अपने जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की फीस है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। एटीएम से पैसे निकालेंगे 5 लेन देन के बाद तो आपको 23 रुपये देने पड़ेंगे। कई बैंकों ने इसे लागू कर दिया, जैसे आईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी। आज से ही आईसीआईसीआई बैंक ने बैलेंस चेक करने के 8.5 रुपये वसूलने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र करें आईएमपीएस तो 2.5 रुपये से 15 रुपये तक आपका पैसा अगर किसी को आप भेज रहे हैं उसमें आपको देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड पे जो खर्चा आप करते हैं, अब ये मिडिल क्लास पे भी मार है, गरीब के साथ साथ, उसमें जो है 10,000 से ज़्यादा का अगर वॉलेट टॉपअप करते हैं या रेंट पेमेंट करते हैं या गेमिंग पे खर्चा करते हैं तो उस पर 1% पूरा पैसा चला जाएगा। यानी 10,000 रुपये का 1% कितना होता है? यानी 10,000 रुपये पे पूरे 100 रुपये। अब अगर आप इससे और आगे बढ़ें तो इसको ये समझें कि ये जो देखने में 2-2, 2.5, 4-4 रुपये के पेमेंट हैं, इस पेमेंट का किस पे क्या असर पड़ेगा। 2 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिसका कभी किसी गरीब आदमी से वास्ता ही नहीं पड़ता होगा, संपर्क ही नहीं होता होगा। हमारे जैसे पॉश इलाकों में रहते होंगे जहाँ आसपास गरीब से अगर कोई आता भी है तो वो उन गरीबों के अंदर अमीर है। अगर आपके घर में मेड भी आती है तो वो गरीबों में अमीर है। लेकिन कभी कभी किसी एटीएम में कहीं पे कोई एक व्यक्ति असहाय सा कार्ड लेकर खड़ा हो जाता होगा, बाबूजी बैलेंस चेक कर दीजिए। उस व्यक्ति को याद कीजिए, उस गरीब को याद कीजिए। और हालत यह है कि उस गरीब को अब बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। कौन है वो गरीब? मनरेगा से जो लोग मजदूरी लेते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, 2,000 रुपये की पेंशन कुछ कुल मिल रही है जिसको, विधवा पेंशन, सामाजिक विधवा जो सपोर्ट पेंशन, उससे जो लोग काम कराते हैं, ये सब पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। और जो फूड पे सब्सिडी आती है, लोगों को आती है, किसी को सिलेंडर की आई है, तो जो अब पैसे आ रहे हैं वो डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र है, वो सीधे आपके बैंक में पैसे आते हैं। इस आदमी को अपने 1,000 रुपये निकालने के लिए भी ये जो मोटी मोटी नई फीस लगाई गई है, 23 रुपये प्रति बार। आप सोचिए, एक बार पैसे निकालने के 23 रुपये। तो ये जो फीस लगाई गई है इस आदमी पे क्या गजब ढाएगी, इसकी कल्पना कर लीजिए आप। इनको पैसा अकाउंट में आते ही कहाँ खर्च करना पड़ेगा? निकासी करेगा तो शुल्क, बैलेंस पूछेगा तो शुल्क, एसएमएस अलर्ट आएगा उसके पास में ये पैसे अकाउंट में आ गए हैं, उसका पैसा, कार्ड अगर उसने ले लिया तो उसकी फ़ीस, और इनएक्टिविटी चार्ज भी, अगर आपका अकाउंट नहीं चल रहा है, एक समय तक आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया, उसके चार्ज। ये उसको तब देना पड़ रहा है जब आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। इस तरह की लूट लगातार मची हुई है और हम समझेंगे कि ये लूट जो है किस तरह से और क्यों बैंक को मचानी पड़ रही है। बैंक भी मजबूर है
लेकिन बैंक जब ये लूट मचा रहा है तो उससे गरीब पे क्या असर पड़ रहा है, इसका भी एक अनुमान है, एक आंकड़ा है। अगर भारत में 47 करोड़ जो जनधन खाते हैं, जैसा भारत सरकार का दावा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज में यहाँ पे लगा रहा हूँ जो 2024 में जारी की गई, अगर 47 करोड़ लोगों में से 25% खाते भी सक्रिय हैं तो हर महीने 50 से 100 रुपए की जो औसत फीस लग रही है वो करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए हर महीना हो जाता है, जो इस देश के गरीब आदमी से 1000 करोड़ रुपया बैंक वसूलेंगे। किस बात के लिए? वो अपना बेचारा वृद्धावस्था पेंशन आ रही है बूढ़ी अम्मा की, 1000 रुपये वो वहाँ बैलेंस निकालने। अब आप कहेंगे 5 बार फ्री है, 5 बार फ्री का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार बैलेंस पूछ लिया, एक बार पैसे निकाल लिए, अम्मा जी जो है वो 1000 रुपये सीधे जाके निकाल के नहीं लाएंगी ना, वो तो पैसे लूट जाएंगे अगर घर में वो अपने पास रखेंगी। तो सारे बच्चे कहेंगे अम्मा ये दे दो, दिला दो, विला दो। अम्मा जी का जिस दिन मन होगा कि आज तो मैं जो है समोसे खा लूँ, तो वो वहाँ जाएगी 20 रुपये निकालने के लिए। तो ये बैंक उसकी सिक्योरिटी भी तो है, तभी तो आप कह रहे हो जनधन खाते से ज़िंदगी बदल गई। तो 5 बार कुछ भी नहीं होता है, एक बार में आपने कुछ किया, अगर ठीक से नहीं निकला तो वो भी ट्रांजिशन चला जाता है, बैलेंस पूछ लिया ट्रांजिशन चला जाता है। और ऐसी अवस्था में ये गरीब लोग 1000 करोड़ रुपया भुगतेंगे, 1000 करोड़। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये 1000 करोड़ रुपए जैसी वसूली बैंक क्यों करने जा रहे हैं और क्यों गरीब मार कर रहे हैं? और इसमें सिर्फ बैंक गरीब मार नहीं कर रहे हैं, इसमें मिडिल क्लास को भी लूटा जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग भी आमतौर पे सैलरी सबके अकाउंट में आ रही है। पेमेंट दुकान पे बैठे तो पेमेंट आदमी यूपीआई से कर रहा है। जिस आदमी ने गल्ले पे यूपीआई रखी हुई है और जिसने क्यूआर कोड रखा हुआ है, वो शाम को अपना बैलेंस एक बार चेक करना चाहेगा। यानी कुछ भी करने के लिए आप भी आदमी एटीएम अगर चला गया, अगर उसने, बहुत सारे लोग सुरक्षा के कारण ऑनलाइन नहीं करते हैं, जिस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं दुनिया भर के, ऐसी हालत में मिडिल क्लास भी है। अब हम चलते हैं एक गंभीर आर्थिक विश्लेषण पे कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो क्या कहता है। 2024 का बुलेटिन आरबीआई का, उससे जुड़े हुए आंकड़े भी हमने इसमें लिए हैं। 2024 में केवल 11% डिपॉजिट ग्रोथ हुई है और 16% क्रेडिट ग्रोथ हुई है। अब ये क्या होती है? यानी जो लोग पैसा बैंकों में रखते हैं, जमा करते हैं, वो तो बढ़े केवल 11%, और जो बैंकों से लोग पैसा निकाल रहे हैं वो बढ़ गए 16%। आरबीआई का कहना है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं, हमारे बैंक सीधे सीधे, उनके जमा में गिरावट आई है, एडवांस लेवल पे पहुंच गई है। तेजी से ये अंतर, डिपॉजिट और क्रेडिट का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसको बैंकिंग की भाषा में कहते हैं डिपॉजिट, क्रेडिट टू डेबिट रेशियो, ऐसा कुछ कहते हैं, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी जमा निकासी का अनुपात, सरल हिंदी में। ये कहता है कि टर्म डिपॉजिट की जो सालाना वृद्धि दर है वो घटकर 7.5% रह गई। ये क्या हुआ? टर्म डिपॉजिट मतलब आप किसी एक खास समय के लिए पैसे जमा, जैसे एफडी है, तो जो एफडी कराते थे लोग, तो हर साल और ज़्यादा जो ग्रोथ होती थी वो अब ठहर गई है और 7.5% रह गई है। ये तब है जब बैंकों के ब्याज बहुत ज़्यादा हैं। जब हम बैंक में जाते हैं तो आजकल ब्याज बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि पूरे दुनिया भर में वो अमेरिका का जो फेड है, हमारे बड़े घर का, वही है, इनके तो सब कुछ, जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो वहाँ का जो रिजर्व बैंक पैसे बढ़ाता है तो उसके बेसिस पे हमारे भी ब्याज बढ़ते हैं। तो जो हमारे ब्याज अभी ऊपर, काफ़ी ऊपर गए हुए हैं, उस कंडीशन में भी लोग एफडी नहीं करा रहे हैं। 7.5% के करीबी उसकी ग्रोथ है। और हालत ये है कि अब सस्ते डिपॉजिट नहीं बचे बैंक के पास में। ये क्या होते हैं? देखिए, जब ये मनरेगा वाला अपने पैसे जमा करता है बैंक में, मैं पैसे जमा करता हूँ, दूसरे लोग पैसे जमा करते हैं, तो वो पैसे बैंक के अंदर जो है ऐसे पैसे जिसमें उनको कम ब्याज देना पड़ता है। लेकिन यही पैसा बैंक अगर किसी और माध्यम से कहीं दूसरी जगह से लेता है तो उसको डिपॉजिट महंगे पड़ते हैं। अब लोन तो हो रहा है ज़्यादा, और आरबीआई का एक रूल भी है, जिस रूल को आरबीआई ने हाल में बदला कि एक मिनिमम पैसा बैंक को रखना पड़ता है अपने पास में, उसको भी उसने कम कर दिया कि भैया हालत ये है कि, और ये मान्य रेशियो जो था क्रेडिट डिपॉजिट का, इसमें भी उसने ढील ढाल बरती है।
यानी ये हालत हो रही है बैंकों की, बैंकों के पास पैसे घटते जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। पैसे क्यों घट रहे हैं? देखिए, जब पूंजीवाद आता है, जब पूंजीपतियों का शासन आता है, आज अजित अंजुम को आप जानते ही होंगे, बड़े अच्छे और पुराने पत्रकार हैं। वो आजकल गए हुए हैं रामगढ़ नैनीताल में। आज उन्होंने एक ट्वीट लिखा। दरअसल वो बीमार हो गए थे, किसी ने उनको बताया कि यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सरकारी डिस्पेंसरी है, वहाँ इलाज कराने गए, उनको बड़ी अच्छी व्यवस्था मिली, उनको दवा मिल गई, इलाज मिल गया और सब कुछ आसानी से मिल गया। तो याद करने लगे कि अगर मैं अपने शहर में गया होता तो मैं तमाम सारा बिल डॉक्टर ने बना दिया होता। और ऐसा ही हमारे भारत में होता था जब तक ये पूंजीवाद नहीं आया था। सब डॉक्टर ऐसे ही थे, सब अस्पताल ऐसे ही थे, हम सरकारी अस्पतालों में इलाज करा लेते थे। फिर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पे घुसाया गया, नरसिंह राव को प्रधानमंत्री के तौर पे घुसाया गया, और वो व्यवस्था जो भी है उस पर मैं कई बार जोरा लुका हूँ। लेकिन जब पूंजीवाद आता है तो सारी नीतियाँ पूंजीवाद के फायदे के लिए बनती हैं। तो इस देश में हमारा सारा पैसा सरकार धक्के मार मार के कह रही है कि आप इनको दो, किनको? पूंजीपतियों को दो, ये धंधा करेंगे तो तुमको रोजगार मिलेगा। मिल नहीं रहा है। इस पे मैंने अभी 4 दिन पहले एक फैक्ट सिचुएशन आपके सामने रखी है। तो क्या हो रहा है कि जो पैसा बैंक में हम जमा करते थे, उस पैसे को पूंजीपति बैंक से लोन तो ले रहे हैं, किसी अलग अलग परिस्थितियों में ले रहे हैं, शेयर वेयर गिरवी रख के। जैसे कि किंगफिशर वाले ने अपना किंगफिशर ब्रांड गिरवी रख दिया था विजय माल्या ने, और पैसे ले लिए थे, तभी तो बैंक फंस गया। अगर कुछ ढंग का रखा होता गिरवी ब्रांड की जगह तो कुछ और स्थिति होती। तो जो बैंक हैं उनकी स्थिति ये हो रही है कि उनके पास लोग पैसे जमा नहीं करें, क्योंकि पैसे लोगों से पूंजीपतियों को दिलवाए जा रहे हैं। मेरे पीएफ का जो पैसा आपके पीएफ का जो पैसा सरकार के पीएफ ऑफिस में, उससे भी कहा जा रहा है तुम क्या करो, इसको शेयर में लगाओ। आपसे कहा जा रहा है एसआईपी लगाओ, जिंदगी में ग्रोथ होगी, म्यूचुअल फंड खरीदो, और तो और बीमा के साथ भी शेयर जोड़ दिए गए हैं। आजकल यूलिप बहुत आ रहा है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वो पैसा, इसके अलावा आईपीओ, तमाम तरीके से हमारे पैसे शेयर बाजार में लगवाए जा रहे हैं। और हमको ये बताया जाता है कि बैंक में पैसे डाल के क्या करोगे, इसमें क्या मिलेगा, तुम तो यहां लगाओ, एलआईसी के यूलिप में लगा दो, एसआईपी लगा दो। और एसआईपी का मतलब होता है कि वेतन आने से पहले ही एक हिस्सा पूंजीपति के लिए रख दो आप, कि उससे शेयर खरीद लिए जाएंगे। यही एसआईपी का और कोई मतलब नहीं होता है। और आपको ये बताया जाता है पूंजीपति का शेयर बढ़ेगा। और ये कुल मिला के एक बहुत पुराना वीडियो है, राजीव रंजन सिंह का, मेरे चैनल पे ही था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो टोटल ग्रोथ है हिंदुस्तान में शेयर बाजार से जितना पैसा बना है वो बैंकों के मुकाबले बहुत अच्छा नहीं है। जब ये शेयर मार्केट में कुछ उछलने लगता है तो उसको उदाहरण बना देते हैं, जब डूबता है उसका उदाहरण कोई नहीं बनाता। खैर, तो ये पैसा सारा का सारा जा रहा उनके पास कि अकेले 2024 में 3 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं और सीधे पब्लिक से कॉरपोरेट पूंजी उठा रहा है। हम पैसे बैंक में जमा करते थे, कॉरपोरेट वहाँ से पैसे लेता था और कारोबार करता था। अब मैं ही उसके शेयर खरीद के उसको पैसे दे रहा हूँ और वो उस पैसे से जो चाहे कर रहा है। कारोबार के नाम पे क्या करते हैं आपको पता है, विदेशों में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं शेल कंपनियों में, और वो कंपनी दिवालिया घोषित कर देते हैं। 98% 97% पैसा बैंकों का डूब जाता है। सारी कहानी पता है। कुल मिला के ये दबाव बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी अब प्रेशर लगाना पड़ रहा है बैंकों को। क्योंकि आप देखिए, जो बहुत सारे बीमा उत्पाद हैं वो भी लोगों को बेचे जा रहे हैं, मिडिल क्लास को। कई ने नॉन रिफंडेबल पॉलिसी फीस बना दी हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज बना दिए हैं, क्रेडिट कार्ड की भी फीस बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कि जो एयर एक्सीडेंट बीमा होता था वो भी बंद कर दिया गया है। वॉलेट टॉपअप, गेमिंग, यूटिलिटी बिल पर 1% लगा दिया है। हर तरफ से आपको घेरा जा रहा है। हालत ये है, ईएमआई, बीमा, एसआईपी, वॉलेट टॉपअप सब मिलाकर मिडिल क्लास का महीने का बैंकिंग पे खर्चा 300 से 1000 रुपया हो रहा है। यानी हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हर महीने कम से कम 300, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया बैंकों को किसी ना किसी रूप में दे रहे हैं। एक आदमी का 1000। इसी तरह से एफडी जो है उससे ज़्यादा रिटर्न हो उसकी गारंटी नहीं है। इससे क्या होगा? इससे जो तस्वीर है वो आप समझिए
कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है, उसको हम कुछ दे नहीं रहे हैं, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमारी नीतियां उसके लिए नहीं है, सेहत उसके लिए नहीं, स्वास्थ्य उसके लिए नहीं, शिक्षा उसके लिए नहीं। आज मैंने लिखा और मैंने पूछा है लोगों से, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, कि आप जो कलेक्टर बने हो, कमिश्नर बने हो, कोई पत्रकार बन गया बड़ा, कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, आप मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं? और अगर ऐसी नीतियां आज के वाली होती, जब स्कूल की फीस खूब लग रही होती, इलाज महंगा होता, तो आप क्या आज ऐसे ही बड़े आदमी बन पाते? आपको बड़ी नौकरी मिल पाती, मेडिकल कॉलेज में सस्ती शिक्षा मिल पाती, आप कॉलेज भी पढ़ पाते? और ये स्थिति जो है हमारे देश में जो बदली है, उसके कारण क्या हो रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो गरीब लोग हैं, इनको मिलने वाली सुविधाएं छीनते जा रहे हैं और ये सारा पैसा अमीरों की तरफ गंगा बह रही है। 10 सालों में अगले जो सीन हो सकता है, उसमें समझ लीजिए कि हर सेवा पे शुल्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि बैंक जब घाटे में रहेगा तो पैसा कहाँ से निकालेगा, और शुल्क बढ़ेगा तो बैंक में लोग नहीं जाएंगे। मैं दुकानदार हूँ, मैंने धंधा करके पैसे जमा किए और शाम को मैं निकालने अपने ही पैसे जाऊँगा, तो वो बैंक वाला मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं कहूँगा ताले में घर में रख लेता हूँ भाई। तो जो पैसा बेखौफ बैंकों में जाता था और निकलता था, लोगों ने, ये नोटबंदी के बाद से ही सिलसिला शुरू हुआ था, नोटबंदी में हम डूबने लग गए, मार्केट में कैश खत्म हो गया, तो लोग कैश जो है वो बैंकों में ना रखें, तो ये चीज़ें चार्जेबल करके उस वक्त अरुण जेटली ने जुगाड़ किया कि लोग बैंक में ना आएंगे। तो ये अंडू करने का तरीका था जो उन्होंने बिगाड़ दिया था नोटबंदी से। वो उसके जो फीस लगी है, बैंक लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। अरुण जेटली भी नहीं है जो पुरानी बातें याद दिला दें। एफडी के रेट घटने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अमेरिकन फेड भी गिरा रहा है। एफडी अगर सस्ती होगी तो और लोग बैंक में पैसे नहीं रखेंगे। अभी तो मोटे 7.5 8%, 8.5% तक का आपको ब्याज मिल रहा है, और बुरी हालत होती जाएगी। कॉरपोरेट को सस्ती पूंजी मिलती रहेगी और उनका लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़े ना बढ़े, वो आपसे पैसे लेते जाएंगे, बाद में कुछ शेयर बाजार में डूब भी जाते हैं लोग, क्या हो जाएगा? और जब डूबेंगे तो लोग कहेंगे आपको ऐसे नहीं वैसे इन्वेस्ट करना था, ये नहीं ये करना था, आपको कुछ नहीं आता। कुल मिला के गरीब आदमी अपने अकाउंट से पैसा निकालने की फीस देगा, बढ़ाता जाएगा, आज से बढ़ा ही दिया, उसके ऊपर हर तरफ से भयंकर मार पड़ेगी। डिजिटल वॉलेट्स वगैरह सबका बोलबाला होगा, और एक आखिरी सूत्र है, जिस दिन चाहेंगे ये पेटीएम वेटीएम चार्जेबल कर देंगे। 2 बार वीडियो बना चुका हूँ। हालत यह है कि भारत में 1% अमीरों के पास 4.5% प्रॉपर्टी है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जो आगे जाके और ज़्यादा बढ़ सकती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट करती है कि भारत की टॉप 10% आबादी की आय 57%, देश की कुल आय का 57% हिस्सा है। कुल मिला के हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो एक लूट का तंत्र है। उस लूट के तंत्र में जैसे जैसे बैंक कमज़ोर होते जा रहे हैं, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, और गरीब आदमी जैसे जैसे पिसता जाएगा वैसे वैसे बैंक सर्वाइव करने के लिए उसकी गर्दन और निचोड़ते जाएंगे, और आखिरकार देश की आर्थिक दशा क्या होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हो। गरीब बहुत गरीब होता है, उसके पास सर्वाइवल के साधन नहीं होते हैं, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, क्राइम का रास्ता। कुछ समय वो क्राइम से काम चलाता है, और जब क्राइम चीज़ों से भी उसका जीवन नहीं चल पाता है, छोटे मोटे रोजगार से और लोगों की दया और चैरिटी से भी उसका जीवन नहीं चल पाता है, तो फिर वो संगठित होता है और हक मानता है। और वो हालात मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।